जीवोद्धार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश साहू और आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों में जो दूसरा अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी होता है और भारतीय संविधान में इसका प्रावधान अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, इन सब के बारे में हमने अपना पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो मौलिक अधिकारों का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, उसमें से आप जाकर मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी है आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो होता क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में इसके बारे में बताया गया है। तो ये बेसिक जो 4 आर्टिकल हैं 19, 20, 21 और 22, इन चारों का संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और इसके तहत कुछ जो स्वतंत्रताएं या कुछ अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो ये सब हैं। तो अब इन सभी आर्टिकलों में क्या क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में अब डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत क्या किया गया है, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति बोलने का ये मतलब है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई सब्जेक्ट या कोई विषय या कोई तथ्य है, उसके बारे में वो क्या सोचता है, उसके बारे में वो क्या कर सकता है, पब्लिकली बोल सकता है और इस कार्य के लिए उसको रोका नहीं जाएगा। देखिए, होता क्या है कि अनुच्छेद 19 में 19(1) केवल 19 में क्या है कि 19(1) से लेकर 19(6) क्लॉज तक का वर्णन किया गया है। तो केवल 19(1) में ही जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है या 7 प्रकार के अधिकार है उसका वर्णन किया गया है और 19(2) से लेकर 19(6) तक में वर्णन किया गया है इन सब पर युक्ति युक्त निर्बंधन। ठीक है, 19(2) से लेकर 19(6) में वर्णन किया गया है युक्ति युक्त निर्बंधन, यानी कि लॉफुल रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो अधिकार, जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये सब अधिकार जो है अब्सोल्यूट नहीं है। कुछ विशेष कंडीशन होते हैं जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट या सरकार इन अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मतलब ये अधिकार किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराने से मना कर सकती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से अधिकार है। देखिए, होता क्या था कि जब भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, उस समय क्या था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 7 अधिकार दिए गए थे। उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है 19(1)(च) में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है, इसको क्या किया गया था, बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया था, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, वैसे जो आर्टिकल 31 के साथ हुआ था सेम टू सेम इसके साथ भी हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो वर्तमान में ऐसा है कि 19 के तहत कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, 19 के तहत कुल 6 अधिकारी दिए गए हैं। तो इनमें जो पहला अधिकार है वो भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 19(1) का में वर्णन किया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति बोलने का ये मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति है वो चाहे तो किसी भी विषय में भाषण दे सकता है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को भाषण देने या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए सरकार रोक नहीं सकती। ठीक है, इन सभी में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं और इन निर्बंधनों का मतलब कि इन मनाही, युक्ति युक्त निर्बंधन जो होता है एक प्रकार की मनाही होता है। मतलब सरकार चाहे तो उन अधिकारों को किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराने से मना कर सकता है। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में अगर परिस्थितियां सही हैं तो ये सभी अधिकार व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी या कहीं पे अपराध को बढ़ावा मिलेगा या विदेशी राज्यों के साथ संबंध खराब होगा या जो भारत की जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, वो अगर प्रभावित होती है तो भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार, उस क्षेत्र की जो सरकार है, वो किसी व्यक्ति को इन अधिकारों को उपलब्ध कराने से मना कर सकती है। तो इसमें जो पहला अधिकार है वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई भी व्यक्ति अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरा अधिकार है 19(1) ख में शांतिपूर्ण एवं हथियार सम्मेलन करने का अधिकार।
भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वो किसी विशेष विषय या कोई भी एक सामान्य विषय को लेकर शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं और उस सम्मेलन में हथियार ले जाना वर्जित होता है। मतलब आप उस सम्मेलन में हथियार नहीं ले जा सकते। अगर आप हथियार लेके जा सकते हैं तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। तीसरा है 19(1)(ग). 19(1)(ग) में अधिकार दिया गया है संगम या समिति बनाने का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक नागरिक या जितने नागरिक चाहे वो क्या कर सकते हैं, आपस में मिलकर कोई एक समिति बना सकते हैं और उनको समिति बनाने से कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार उनको नहीं रोक सकती। ठीक है। अगला अधिकार है 19(1)(घ) में आबाद संचरण का अधिकार। देखिए होता क्या है कि भारत विश्व के पूरे देशों में एक ऐसा देश है जिसमें नागरिकों को, जो भारत के जो नागरिक हैं उनको पूरे भारत में बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के पूरे भारत के क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। ठीक है। अब घूमने का अधिकार दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप राष्ट्रपति भवन जाके घूम आए। ठीक है। तो क्या है कि सब में कोई ना कोई युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं कि कोई ना कोई कारण होता है कि आपको घूमने का अधिकार है। आप भारत में जहाँ चाहें, जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं घूम सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिनके लिए अलग से कोड बनाया गया है, उन क्षेत्रों में आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। या फिर ऐसा है कि अगर आप वहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो आपको पहले उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगला अधिकार है 19(1)(ग) में है। ठीक है। या तो इसको 19(1) का याद रखिए या फिर इसको क्या याद कर सकते हैं, A B C D E, ये F हो जाएगा और ये हो जाएगा G। ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो 19(1)(e) या 19(1)(अंग) में है निवास करने का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में जमीन जायदाद खरीदने और क्या बोलते हैं वहाँ निवास करने का अधिकार है। ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है और वहाँ निवास कर सकता है, उसको वहाँ रहने निवास करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है। और 19(1)(6) के बारे में बता दिया गया था कि ये क्या है, संपत्ति का अधिकार है, जिसको क्या किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों से हटा करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन। ठीक है। जो अगला अधिकार है वो 19(1)(6) में व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो व्यापार एवं व्यवसाय का अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि एकदम निरपेक्ष नहीं है। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी व्यवसाय या व्यापार को अपनाने से पहले उसके लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकती है। ठीक है। अब इसके बारे में एक बहुत ही कॉमेडी वाली बात हो गई थी कि व्यापार एवं व्यवसाय का अधिकार को लेके कि एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, भारत का संविधान पढ़ के गया और उसमें लिखा था कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है। अब उस भाई साहब को मन था डॉक्टर बनने का, तो उसने क्या किया, एक स्टेथोस्कोप ले लिया और अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया। अब बात, आप इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान को अगर ऐसे ही अपनी मर्जी से क्लिनिक खोल के बैठ गया तो किस तरीके से इलाज करेगा, किस तरीके से मेडिसिन लिखेगा और पता नहीं ऑपरेशन करेगा तो क्या क्या करेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये सभी जो अधिकार हैं 19 के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, इन सब पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, मतलब लॉ फॉर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं या फिर उनको कुछ आधारों पे मना किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या था, 19 के तहत जो आर्टिकल जो अधिकार दिए गए थे उन सब के बारे में यहाँ बता दिए गए हैं। ठीक है। और इन सभी पे युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो लगाया गया है 19(2) से लेकर 19(6) पे। ठीक है। और युक्तियुक्त निर्बंधन का आधार हो सकता है भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करना, लोक व्यवस्था को प्रभावित करना, अपराध पैदा करना और विदेशी राज्यों के साथ संबंध खराब होना। इन सभी के आधार पर और इनके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, उनके आधार पर क्या किया जा सकता है, 19 के तहत जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उन सब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पे जुर्म साबित हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी साबित हो जाता है तो उसकी सज़ा के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ किन किन बातों को लेकर मनमानी नहीं की जा सकती। बेसिकली क्या है कि अनुच्छेद 20 जो है वो
संविधान में इसलिए लागू किया गया है कि सरकार जो है दोषी व्यक्ति को सज़ा देने में मनमानी ना करे। ठीक है, तो कोई भी दोषी व्यक्ति है उसको उसके साथ कोई भी सरकार या वहाँ की जो भी कमेटी है वो मनमानी ना करे, इसके लिए कुछ कुछ नियम बनाए गए हैं और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20(1) में ये बताया गया है कि पुराने विधियों से संरक्षण। पुराने विधियों का संरक्षण से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको वर्तमान में जो कानून है उसके तहत ही सज़ा दी जा सकती है। यानी कि वर्तमान में जिस कानून का उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है उसी कानून के तहत ही उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी और उस व्यक्ति पर जो पुराने प्रचलित कानून है उसके हिसाब से कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसे बोलने का ये मतलब है कि चोरी के लिए क्या है कि वर्तमान में IPC चलता है, इंडियन पेनल कोड। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस समय की जो राजा थे या शासक थे, ठीक है, अगर उनको इस बात का कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति ने चोरी किया है तो लोग क्या करते थे, नाक कान काट देते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर सज़ा होता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा है कि वर्तमान में जो पुराने कानून हैं वो खत्म हो चुके हैं और IPC चलता है। ठीक है, और IPC में चोरी के लिए प्रावधान है कि उसको या तो 3 साल की सज़ा होगी या तो कुछ जुर्माना है वो होगा या तो दोनों होगा। तो यही है कि जो भी अपराधी व्यक्ति है उसको पुराने विधियों या पुराने कानूनों से संरक्षण मिल गया या सुरक्षा मिल गया है, उसको वर्तमान में जो कानून चल रहा है उन्हीं के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट है 20(2) में वर्णन किया गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, इसका बोलने का यह मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए 2 बार या उससे अधिक सज़ा नहीं होगी, केवल एक ही बार सज़ा होगी। ठीक है, ये केवल क्रिमिनल के लिए है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफिशियली गलती करता है या अपने कार्यालय में गलती करता है तो उसको जितनी बार चाहे उतनी बार सज़ा दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है और उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो उसको एक बार की सज़ा के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसको फांसी की सज़ा हुई है तो कई जगह ऐसे सुनने में आता है कि अगर वो उसको फांसी दिया जा रहा है और फांसी देते समय अगर वो फांसी का फंदा टूट जाता है तो उसको सज़ा नहीं होगी, जो कि गलत है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई है तो उसको फांसी की सज़ा दी ही जाएगी। पहली बात तो यह है कि वो रस्सी टूटती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रस्सी टूट भी जाए तो वैसा है कि उसको दोबारा जोड़ा जाएगा या दूसरा रस्सी मंगाया जाएगा और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि उसने अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसको कम से कम एक बार सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें वही बात है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट है 20(3) में 20(3) में, ये जो कोष्टक में लिखते हैं इसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, 20(3) में अपने ही खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। दोषी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने अगर जुर्म कबूल कर लिया है, उसके बावजूद जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तब दोबारा उससे उस बात को पूछा जाता है कि क्या आपने सच में पूरे होशो हवास में ये क्राइम किया है या फिर जो बात आपने कबूल किया है पुलिस के सामने वो सही है या गलत है। तो अगर वह व्यक्ति उस बात को मना कर देता है कि नहीं मुझसे जबरन बुलवाया गया है या फिर मैंने किसी दबाव में आकर उस जुर्म को कबूल किया है, तो वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यूज़लेस हो जाता है, उसका कोई महत्व वहाँ पे नहीं रह जाता है। तो इसमें काम की बात वही है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ जबरन गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब कि अगर अपराधी पे अपराध साबित हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या सज़ा होगी और सज़ा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इसके संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, इसके तहत व्यक्ति के जीवन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो व्यक्ति का जीवन शुरुआत में क्या होता है, ये थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है, ये डिटेल्ड टॉपिक है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार और बहुत सारे जो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी का वर्णन किसमें किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। शुरुआत में क्या किया गया है, इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है जीवन का अधिकार।
ठीक है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार बोलने का बेसिक मतलब यह है कि जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति को क्या है, जीवित रहने का अधिकार है। शुरुआत में क्या था कि जीवन के अधिकार को केवल एक लाइन में डिफाइन किया गया था कि जीवन का अधिकार मतलब है कि उस व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, उसकी जान आप नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि 1978 में एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठीक है। उस विषय में या उस वाद में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और बताया कि जीवन का अधिकार बोलने का ये मतलब नहीं कि केवल उस व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। जीवन का अधिकार का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो चीज़ें उसको आवश्यक होती हैं, जैसे कि भोजन का अधिकार, रोजी रोटी और बाकी जो भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य हो गया, प्राइवेसी हो गया, इन सब चीज़ों का अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा और इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है बाध्य है, ठीक है। बाद में क्या किया गया था कि शुरुआत में अनुच्छेद जो है 21 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को इसमें जोड़ा गया और ये किस में है, आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो जो 86वां जो संविधान संशोधन है वो बहुत अच्छा संविधान संशोधन है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया था, सरकार ने जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार है, उसको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन तीनों जगह इस शिक्षा के अधिकार को समावेश किया गया था, ठीक है। अभी हम बात करें मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में केवल इतना लिखा गया है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है, वो क्या कर सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। या फिर सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसलिए आए दिन क्या होते रहता है कि शिक्षा के संबंध में बहुत सारी योजनाएं बनते रहती हैं और हर सरकार की कोशिश ये रहती है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी जो शिक्षा है वो कम से कम उपलब्ध कराई ही जाएगी। अभी क्या किया गया है, इसी में एक नया नियम लाया गया है, आरटी मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन का ये मतलब है कि शिक्षा का अधिकार। इसके तहत क्या किया गया है, जितने भी स्कूल हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी में एक निश्चित जो सीट है वो क्या किया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए या सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसका भी उद्देश्य वही है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में जो अंतिम अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में, यह है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कुछ विशेष दशाओं में। देखिए होता क्या है कि कुछ विशेष दशा बोलने के ये मतलब है कि ये जो गिरफ्तारी और नज़रबंद, निरोध मतलब होता है नज़रबंद, क्या होता है कि कई बार जो सरकार रहती है वो जो क्रिमिनल रहते हैं उनको तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कुछ जो हस्ती होती हैं, जो सेलिब्रिटी बोल सकते हैं या फिर जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक होती है, उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं या फिर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिनके लिए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लोकहित या फिर जो समाज में जो व्यवस्था फैली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए क्या कर देते हैं, उनका निरोध कर देते हैं, यानी कि नज़रबंद कर देते हैं, नज़र बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये मौलिक अधिकार केवल सामान्य जो कानून, अगर कोई व्यक्ति सामान्य कानून का उल्लंघन करता है, आईपीसी का जैसे उल्लंघन करता है, तब उसकी अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको 3 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार ये है कि जो भी व्यक्ति या जो भी सरकारी जो ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो उसको बताएंगे कारण, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, ठीक है। लेकिन ये केवल सामान्य दशाओं के लिए है। अगर उस पर टाडा पोटा रासुका इस टाइप के जो कानून हैं, जो
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अगर उन सब के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तब सरकार इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि वह व्यक्ति अपनी रुचि के जो वकील हैं उससे सलाह मशवरा कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वकील। ठीक है, अगर वह व्यक्ति वकील खुद उपलब्ध नहीं कर सकता है तो सरकार जो है क्या है उसको वकील उपलब्ध कराएगी। और तीसरा है 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के ड्यूरेशन में या दौरान ही उसको क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, जो भी अधिकारी हैं उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के दौरान ही क्या करेंगे, जो न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये जो भी तीनों अधिकार दिए गए हैं कि कारण बताया जाएगा, वकील उपलब्ध कराया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसको क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये जो तीनों जो अधिकार हैं ये केवल सामान्य कानून के लिए ही किसी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटी, टाडा हो गया, पोटा हो गया और रासुका, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और क्या है, मीसा। अगर किसी व्यक्ति को इन सब जो कानून हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, इन सब के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तीनों जो अधिकार हैं उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। तो आज जो हमने देखा है बेसिकली वो क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में ये जो चारों अधिकारें हैं, ठीक है, ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो ये अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके लिए एक कोड और एक स्टोरी याद कर लें। ठीक है, कोड के तहत ऐसा है कि कोड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 19(1) का है, इसको याद रखेंगे कि 19(1) का है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिए सा, SAAMR और P, SAMRP। ठीक है, सा मतलब भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या है, स्पीच की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा आपका, स्पीच। ठीक है, ये क्या होता है, असेंबल। और ये हो जाएगा एसोसिएशन, समिति को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। ठीक है, और ये एम फॉर क्या हो जाएगा, मूवमेंट, और आर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, निवास करने की स्वतंत्रता या फिर रेसिडेंट या रिसाइड करने की स्वतंत्रता, और पी क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। ठीक है, तो SAMRP, सा स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, रेसिडेंट और प्रोफेशन, ये क्या होता है, 19 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनको याद करने के लिए एक कोड है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि हाल ही में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या है कि अभी जो छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो रोस्टर सिस्टम है या आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्या है, लंबित है, मतलब कि अभी तक विधेयक उसके लिए पारित नहीं हो पाया है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पीएससी या कोई भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब ने क्या किया कि एक आंदोलन किया। तो उस आंदोलन के संदर्भ में भी हम लोग इसको जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले को याद रखना है या रिलेट करना है, तो ऐसा है कि जैसे कि अब क्या है कि जो रोस्टर वाला प्रॉब्लम है या रोस्टर की जो समस्या है वो सभी के लिए है। तो क्या किए सब लोग, क्या किए उसके बारे में स्पीच दिए। अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सभी ने स्पीच दिया, सभी ने अपना भाषण दिया कि हाँ ये जो रोस्टर सिस्टम जारी नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो क्या हो गया कि अपना भाषण एवं अभिव्यक्ति दिए। ठीक है, अब क्या है कि लोगों को सोशल मीडिया में देखिए कि ये प्रॉब्लम किसी एक का नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सम्मेलन बुलाया, शांतिपूर्ण व हथियारित सम्मेलन बुलाया। ठीक है, तो ये सम्मेलन बुला रही है। अब क्या है कि अब सम्मेलन बुलाए तो सब में एक सहमति बनी कि हम एक समिति बना लेते हैं कि छत्तीसगढ़ रोजगार संघ, इस टाइप से कोई एक समिति बना ली।
तो ये जो तीनों अधिकार हैं इनको एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है कि मतलब क्या है कि लोग पहले भाषण दिए या अपनी बातें रखें, फिर क्या है मिले के बाद क्या करें, संघ बनाए। अब संघ बनाए तो ऐसा है कि अब कहीं प्रोटेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं कि उन लोग संचरण करेंगे या मूवमेंट करेंगे। जैसे यहाँ बिलासपुर से कहाँ जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, तो उन लोग को क्या है कि ये अधिकार दिए गए हैं। तो 19 के तहत या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन सब अधिकारों को अगर हम रिलेट करते हैं तब उसको याद करने में या फिर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी बात पर डाउट हो सकता है तो वो कमेंट कर सकते हैं और हम जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।